स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग एक बात करेंगे न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में। इसे कई और नामों से भी जाना जाता है जो आगे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे हम लोग बात किस तरीके का करें। यहाँ पे ये एक तीसरा तरीके का डेथ स्टार है, यानी कि मरा हुआ तारा। क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा ब्लैक होल, फिर देखा व्हाइट डॉर्फ, ये उसी तरह का एक डेथ स्टार है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। ये जनरली बड़े स्टार से बनता है, यानी कि येलो स्टार या ब्लू जायंट या कोई बहुत बड़ा जायंट हो, रेड जायंट भी कभी कभी हो सकते हैं। जनरली ये सब हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त चीज जब कोलैप्स करता है तभी ये बनता है। और तिकड़म वाला बात ये है कि ये एक स्टार है, इसकी डेंसिटी एक स्टार जैसी है। मतलब हम लोग स्टार का डेंसिटी को एक यूनिट मान के चलते हैं। वो यूनिट है सोलर मास, यानी कि हमारे सूरज को एक यूनिट मान के चल रहा है। ठीक है, सन इक्वल्स 1, तो उसे हम लोग 1 AU कहते हैं। तो ये जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं व्हाइट डॉर्फ से भी ज़्यादा डेंस है। ये इतना पागलपंती जितना डेंस है कि हमारा स्टार यानी कि सूर्य यानी कि सूरज 1 सोलर मास से ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी एक स्पॉट में आती है। वो स्पॉट 30 किलोमीटर है, यानी कि व्हाइट डॉर्फ काफ़ी छोटा होता है। मतलब तारों के कंपेयर में देखें तो व्हाइट डॉर्फ एक प्लैनेट के साइज में आता है। और अगर आप न्यूट्रॉन स्टार में जाते हैं उसकी डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि ये सीधा सीधा चांद भी इसके सामने बड़ा लगने लगता है। ये बहुत छोटा होता है। मतलब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के नज़र से देखें तो ये बहुत छोटा चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा छोटा चीज़ है। और इसकी डेंसिटी के ऊपर अगर कोई चीज़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होल है। और ब्लैक होल को भी काफ़ी लोग डेंसिटी नहीं मानते हैं, क्योंकि ब्लैक होल तो स्पेस टाइम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसको डेंसिटी बोलना थोड़ा अलग हो गया। तो नॉर्मल मैटर अगर जहाँ तक हम इंसान समझ सकता है तो थर्ड प्लेस पे कहा जाता है व्हाइट डॉर्फ को, सेकंड प्लेस पे कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार को, फर्स्ट पोजीशन पे ब्लैक होल तो है ही। तो यही इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि डेथ होता है स्टार का, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब एकदम वही सिंपल सा है। स्टार है, तारा है, उसमें ईंधन है, यानी कि फ्यूजन हो रहा है। और फ्यूजन परत दर परत होता है। जैसे कि हम लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, वो स्टेप 1 होता है। वो सबसे लंबा लाइफ साइकिल होता है, लेकिन वो स्टेप 1 होता है। उसके बाद वो उससे हैवियर 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 एलिमेंट्स बनाते चला जाएगा, जिसमें नाइट्रोजन होगा, आर्गन होगा, सिलिकॉन होगा। लेकिन ऐसे जैसे वो पीरियोडिक टेबल में टुक 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 करके आप आगे बढ़ते जाइए, जैसे ही आप आयरन पहुंचेंगे काम खत्म, दी एंड। अब आप आयरन को फ्यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि आयरन को फ्यूज़ करके जो एनर्जी निकलेगी वो नेगेटिव में चली जाएगी, यानी कि वो एक टेक्निकल तौर पे कहें, उसको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो एंडोथर्मिक हो जा रहा है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक्सोथर्मिक नहीं है। तो इसीलिए आयरन के बाद खत्म, ईंधन खत्म। अब तारा कोलैप्स करने लगता है, क्योंकि उसका मास है, मास पे ग्रेविटी अप्लाई करती है। और ग्रेविटी में कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है। फ्यूजन में तो भले है कि फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूजन रुक जाएगा, लेकिन ग्रेविटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्रेविटी उसे कोलैप्स करती है। तो फ्यूजन और ग्रेविटी का बैलेंस खत्म, ईंधन खत्म, मैटर कोलैप्स करना शुरू किया। तो जनरली होता क्या है कि अगर ये हल्का है, जैसे कि हमने व्हाइट डॉर्फ में देखा था, हल्का है तो इलेक्ट्रॉन बोलता है कि नहीं 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 भैया, एक हद से ज़्यादा तुम ज़्यादा मत कंप्रेस करो। और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है कि वो एटम्स के बाहर घूमता रहता है, और उसमें क्वांटम लॉ है कि कहीं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पहुंच सकते। मतलब एक ऑर्बिट पे, एक लोकेशन पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आप नहीं पहुंच सकते। उसका मतलब एक क्वांटम फिजिक्स का लॉ है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर कहा जाता है, जिससे व्हाइट डॉर्फ टिका रहता है। लेकिन यहाँ पे मास यानी स्टार्टिंग मास, मैंने इसीलिए बताया था कि ये येलो या ब्लू जाइंट से होगा, वो इतना ज़्यादा रहता है कि वो इस प्रेशर को ओवरकम करता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन जनरेशन बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है उसको तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। तब इसके बाद इलेक्ट्रॉन बोलता है कि नहीं भैया, तुम क्वांटम लॉ भी तोड़ दोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो मिल जाते हैं, और वो मिल के बन जाते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है बचा रहता है, और न्यूट्रॉन का डिजेनरेसी प्रेशर इतना हाई रहता है कि वो रोक देता है, ग्रेविटी को रोक देता है कि नहीं जी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। और ये रोकने का इवेंट इतना स्ट्रांग होता है कि एक तौर का सेकेंडरी सुपरनोवा बना देता है ये। और इस टाइम में आयरन से हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में आयरन के बाद वाले आप जितने चीज़ देखते हैं, ये सब बन जाता है। वो इवेंट इतना हाई एनर्जेटिक होता है, लेकिन वो एक पल्स में होता है। मतलब जैसे स्टार जो है इन धीरे धीरे कुक कर रहा है, लेकिन ये सब इवेंट बुम धड़ाक से निकाल दिया। तो यहीं पे समझिए, न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर और रिपल्सिव फोर्स भी जो है इसको रोक के रखता है। और न्यूट्रॉन से बना होने के बाद ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एटम्स जो हम लोग देते हैं 99.99% खाली जगह होता है। ये बस समझना थोड़ा सा मुश्किल है, विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सब लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, तो ऑर्बिट के बीच में खाली जगह बहुत है। न्यूक्लियस भी अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस भी बहुत छोटा होता है। मतलब कहा जाता है कि अगर स्टेडियम मान के चलते हैं, एक बड़ा सा स्टेडियम लेके चलते हैं, और उसमें एक नॉर्मल फुटबॉल या मतलब छोटा सा बॉल अगर आप मान के रखते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है, तो धूल का पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन, जो कि मतलब स्टेडियम के बाहर ऑर्बिट कर रहा है, जगह खाली ही रहता है।
इसीलिए न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी इतनी ज़्यादा रहती है। ये खाली जगह ऊपर वाली यानी ऑर्बिट के लेयर पे इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स करने लगता है व्हाइट ड्वार्फ में, लेकिन जब उससे भी अंदर चला जाए यानी न्यूक्लियस को छूने लग जाते हैं, यानी एक न्यूक्लियस जो है दूसरे न्यूक्लियस को छूने लग जाता है, तब हम लोग न्यूट्रॉन स्टार के लेवल पर जाए। इसीलिए न्यूट्रॉन स्टार इतना डेंस है और इसी कारण से वो ऑलमोस्ट क्लासिफाई किया जाता है मैटर के तौर पे, क्योंकि मैटर का ही रूल फॉलो कर रहा है, बस तिकड़म ज़्यादा हो गया है। न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के पास इतने टाइट हो गए हैं कि अब क्वांटम लॉज लगने लगे, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग एटम्स को फाउंडेशनल ब्लॉक कहा जाता है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स है वो, उससे नीचे चले जाते हैं तो क्वांटम ब्लॉक्स में चले जाते हैं। क्वांटम ब्लॉक्स में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, मतलब वो अलग दुनिया हो जाती है। इसीलिए कहते हैं सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल्स के अंदर क्यों नहीं बोलते, माइक्रोकंट्री का वो क्यों नहीं बोलते, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर चला गया, लॉजिक खत्म हो गया है। तो वैसे ही जब न्यूक्लियस पहुंच जाते हैं और न्यूक्लियस को तोड़ के आप ऐसा कर रहे हो कि भैया प्रोटॉन हटाओ, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की शादी करो, जबरदस्ती को उसको न्यूट्रॉन में फिर पहुँचे, तो ये एक अलग जगह है। यहाँ न्यूक्लियर पास्ता में हम लोग पहुंच गए हैं और इसका मतलब क्वांटम फिजिसिस्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिए हुए हैं, जो मैं कहूँगा आप लोग देख लीजिए, मजा आएगा आप जान के। तो यही हो रहा है, तारा था, तारा का ईंधन खत्म हुआ, तारा कोलैप्स करने लगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोला कि इलेक्ट्रॉन पहले बोला कि नहीं तुमने कोलैप्स कर, लेकिन मास इतना ज़्यादा था, स्टार्टिंग मास इतना ज़्यादा कि उसको ही तोड़ दिया। तो इलेक्ट्रॉन बोला कि नहीं ठीक है, ये लॉ से काम नहीं चलेगा, तो हम दूसरा लॉ लगा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से जोड़ लेते हैं और वो न्यूट्रॉन बन जाते हैं और न्यूट्रॉन सेंटर में कोलैप्स करता है। तब न्यूट्रॉन रोक देता कि नहीं अब ब्लैक होल हमको मत बना दो। तो ऐसे ही करके न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। अब न्यूट्रॉन स्टार का बात ये समझिए कि न्यूट्रॉन स्टार है कोर और काफ़ी छोटा है। मैंने आपको बताया मतलब एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब चांद अगर इसके सामने बड़ा लगने लगे तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, तारा हर चीज़ इस यूनिवर्स में है उसमें थोड़ा सा मोशन होता है, रिलेटिव मोशन। तो तारा जैसे हमारा सूरज हो, चाहे कोई भी अल्फा सेंचुरी हो, सेंचुरी कोई भी कुछ भी हो, वो स्पिन करता है। तो तिकड़म ये है कि जब इतना तेजी से आप उसको कोलैप्स किए तो उसकी मतलब जिसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का लॉ अप्लाई होता है। जैसे कि जो लोग डांसर्स होते हैं कि जब हाथ फैला के घूम रहे हैं आइस पे तो उनका स्पीड आरपीएम मान के चलिए 10 है, लेकिन वो अगर अपना हाथ को कसने लगे अपने तरफ लें तो उनका आरपीएम बढ़ जाएगा। न्यूट्रॉन स्टार के साथ वही होता है, क्योंकि वो कोई भी स्टार लीजिए, अब स्टार कितना 1000 किलोमीटर का होता है, मिलियन किलोमीटर बिलियन किलोमीटर्स में नापा जाता है, वहाँ को आप कोलैप्स कर दे रहे हो 30 किलोमीटर में, तो ये लॉ लगाइए तो पता चलेगा उसका आरपीएम पागल राजधानी एक्सप्रेस में बदल जाएगा। यानी कि आरपीएम जब स्टार्ट हुआ था तो था कि 7 दिन में एक चक्कर काट रहा है, मतलब एक स्पिन जो है 7 दिन 8 दिन, एक बड़े स्टार्स का मान के चलिए। और यहाँ कोलैप्स करने के बाद हो जाता है कि 1-2 सेकंड के अंदर वो आरपीएम कर सकता है, या कुछ पागलपंथी जैसे हैं जो मतलब 40,000 आरपीएम पे घूमते रहते हैं। तो यही समझिए कि फोर्स जो है इसके सेंटर पे वो जो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया हुआ है, इसका स्पिन पागलपंथी जैसा हो जाता है एकदम। ये मतलब वन ऑफ दी फास्टेस्ट स्पिनिंग है, क्योंकि मतलब कुछ केसेस में इसका फास्ट स्पिन इतना फास्ट होता है कि सरफेस 25% लाइट स्पीड पर पहुंच जाता है। समझिए सरफेस 25% लाइट स्पीड पे चल रहा है। तो अब बनता है कि यहाँ पे स्पिन हो रहा है, न्यूट्रॉन जो है कोर में घुस गया, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं मिले, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता, 100% परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होता। तो उसके बाहर का ऊपर वाले सरफेस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता है। अब ये एक तौर का मतलब प्लैनेट जैसा बिहेव कर रहा है, जहाँ पे इसका कोर है, क्रस्ट है, उसके अंदर सब चीज़ है। अब इस तिगड़ में ये स्पिन कर रहा है राजधानी एक्सप्रेस जैसा। आउटकम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इतना ज़्यादा एनर्जी वाला इवेंट है एंड मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो भी पागलपंती जैसा, मतलब इसका मैग्नेटिक एनर्जी को अगर माना जाए तो गिनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग टेस्ला में नापते हैं, धरती में ज़्यादा टेस्ला नहीं है, उससे धरती से फील्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ला जो है हम लोग इसमें बनाते हैं, क्या बोलते हैं, एमआरआई मशीन में। इसलिए धरती का टेस्ला आप देखिएगा तो 1 टेस्ला के अंदर है, जबकि हमारा एमआरआई मशीन में जाइएगा तो उसमें लिखा रहता है 3 टेस्ला 4 टेस्ला 8 टेस्ला का एमआरआई में भी काम चल रहा है। लार्ज हाइड्रोजन कलाइडर में तो 9 तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। तो समझिए कि मैग्नेट्स के मामले में हम लोग बम है, सूरज है, थोड़ा सूरज बड़ा है, ये सब मिलियन बिलियन पे चले जाते हैं। मतलब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के मामले में इससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इन्वर्स स्क्वायर लगता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि 1 मीटर पे अगर 10 है तो 2 मीटर पे वो 5 नहीं होगा, वो सीधे 1 हो जाएगा, मतलब बहुत स्पीड से स्क्वायर लॉ की स्पीड से वो घटता चला जाता है। उसके बावजूद भी इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक सोलर सिस्टम के बाहर भी इफेक्ट कर डाले। तो ये हाई स्पिन है, इलेक्ट्रॉन लेयर जो है ऊपर पर अंदर में जो कोर लेयर स्पिन कर रहा है बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अलग लेवल पे चला गया है कि ये पार्टिकल एक्सेलेरेटर जैसा बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए जितने भी मैटर हैं, कोलिजन हुआ, ये सब इसके पोल्स पे चले जाते हैं, पोल से ऐसे करके पार्टिकल एक्सेलेरेटर के तौर पे बाहर फेंक रहा है। ये सब ऑलमोस्ट लेजर जितना शार्प होता है, और यहाँ पे जो एनर्जी डंप हो रही है वो इतना हाई है कि ये ऑलमोस्ट पूरा स्पेक्ट्रम में होता है। यानी कि आप इंफ्रारेड लीजिए, एक्सरे लीजिए, गामा लीजिए, माइक्रोवेव लीजिए, रेडियो वेव लीजिए, सब का सब निकलता है, ये बहुत हाई इंटेंसिटी हो जाता है। और ये चूँकि स्पिन कर रहा है तो ये हम लोग के नज़र से, मतलब आप वहाँ देख रहे हैं तो जैसे ही उसका लाइट हमारे सामने से गुजरेगा शुंग से हम लोग को दिख जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं पल्सार। तो न्यूट्रॉन स्टार का ये जो पोल्स है अगर हम लोग की तरफ है तो हम लोग को दिखेगा,
लाइट आया गया। जो लोग आप लोग लाइट हाउस का एनिमेशन देखते होंगे ना कि लाइट आया तभी नहीं दिखेगा, मतलब लाइट हाउस के ऊपर से दिखेगा तो आपको नहीं दिखेगा लाइट कहाँ से आ जा रहा है। इसमें केस में भी वही होता है, न्यूट्रॉन स्टार, सारे न्यूट्रॉन स्टार में चांसेस है कि पोल्स होंगे, लेकिन अगर वो पोल हमारे डायरेक्शन में नहीं है तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसीलिए न्यूट्रॉन स्टार के अंदर एक क्लासिफिकेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं पल्सार्स, यानी उसका पोल्स धरती की तरफ है और हम लोग का इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो हम लोग का रेडियो टेलीस्कोप है वो डिटेक्ट कर पा रहा है। तो ये इतना मतलब बोला है स्पिन इतना पागलपंती जैसा तेज होता है कि इसे मतलब हमारा रेडियो टेलीस्कोप में पल्स के तौर पे देखा जाता है। ऐसे मतलब टुक 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 और एकदम फिक्स तौर पे पल्स है। मतलब इसका प्रिसीजन की कितनी एक्यूरेटली, मतलब घड़ी कोई भी आप होते हैं घड़ी में टुक 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 चाहिए होता है, वो कहाँ से हो रहा है वो अलग अलग बात है। जैसे कि कुछ केसेस में एटॉमिक क्लॉक में एटम का टुक टुक रहेगा, आपका नॉर्मल घड़ी में ऑसिलेटर रहता है उसका टुक टुक रहता है, ये भी एक टॉक का टुक टुक ही है। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी है, मतलब ये फिसलता कितना है, ना के बराबर। मतलब एकदम इसको शुरू शुरू में माना जाता था कि इससे गैलेक्टिक जीपीएस बनाया जा सकता है। अगर आप वोएजर रिकॉर्ड का देखेंगे, वोएजर पे जो गोल्डन प्लेसा है उसी में इसका ही इस्तेमाल करके कोशिश किया गया है कि धरती का लोकेशन को इनकोड किया जाए, ताकि एलियंस अगर खोजते हैं तो पल्सर का इस्तेमाल करके खोज सकते हैं कि धरती कहाँ पे है, मतलब त्रिआयामी दुनिया में धरती कहाँ पे है। अब लेकिन ये पता चला कि ये आइडिया उतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ये सब बात सही है कि ये एक्यूरेट बहुत होता है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक एक्यूरेट नहीं रहते। यानी कि मतलब धरती उड़ती के मामले में देखें तो 10-20 हज़ार साल तक इनका कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर मिलियन ईयर बिलियन ईयर में बात करने लगे तब ये स्पिन कम हो जाता है, क्योंकि स्पिन की एनर्जी जो आई थी वो स्टार के ऊपर से, जैसे वो इतना हाई स्पीड पे स्पिन कर रहा है कि वो स्पेस टाइम में एक ड्रैग बना, प्लस इसका मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ना, ऑब्वियसली उससे जो एनर्जी जो कन्वर्ट हो चुका है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो ये ऐसा नहीं कि मेंटेन रहेगा 10-20 हज़ार साल तक, कोई टेंशन नहीं, लेकिन कुछ मिलियन साल बाद देखेंगे तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लीजिए एलियन को मिल भी जाए, वो धरती को खोज भी नहीं पाएगा कि अरे भैया ये कौन सा पल्सार है। तो ये है इसका तिगड़म, इसीलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ध्यान से स्टडी किया जाता है। अब बात करते हैं कि जैसे हमने व्हाइट ड्वार्फ के बारे में बात किया था, व्हाइट ड्वार्फ काफ़ी शांत होता है। मतलब अगर आपका सिविलाइजेशन या एलियन सिविलाइजेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, या हम ही लोग इतना लंबा जी जाते हैं कि कुछ ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे हम लोग मतलब अपना नींव बसाए और अरबों साल तक कोई टेंशन ना रहे, तो व्हाइट ड्वार्फ सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो ठंडा रहता है, चिल रहता है। मतलब उसमें कोई सोलर फ्लेयर्स नहीं होते, कुछ ब्लिम ब्राम ब्रूम नहीं होता, और लंबे समय तक कॉन्स्टेंट एनर्जी आउटपुट रहता है, शांत सुशील रहता है। ये इसका एकदम उल्टा है, ये भी डेथ स्टार है लेकिन ये ब्लिम ब्राम ब्लिम खूब करता है। ये समझिए इसके कुछ कभी कई केसेस में ये इतना हाई एनर्जी इवेंट से इसका बर्थ होता है कि ये मैग्नेटॉर बन जाता है। यानी कि आप न्यूट्रॉन स्टार लीजिए, लगभग सारे न्यूट्रॉन स्टार पल्सार इसी हैं, लेकिन हम लोग को नहीं दिखता है। तो हम लोग जब पल्सार बोलते हैं इसका मतलब होता है वो न्यूट्रॉन स्टार का पोल्स हमारे तरफ दिख रहा है। तो वैसे ही पल्सार के ऊपर का एक कैटेगरी आती है जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटॉर। मैग्नेटॉर की मैग्नेटिक फील्ड पागलपंती जितना दूर होता है। मतलब इसे ऐसा कहा जाएगा कि मतलब वो सैटर्न की दूरी पे है तो आपके खून से आयरन निकाल डालेगा, वो इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका। या उससे भी ज़्यादा दूरी से कर लीजिए, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक, मतलब ये पागलपंती जितना है कि मतलब इससे अगर थोड़ा सा मास और ज़्यादा रहता है ये ब्लैक होल ही बनता, सीधे सीधे ब्लैक होल बनता। बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। बेनिफिट इसका अब इतना ज़्यादा पावरफुल है, ये लंबा टिकता नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो सीधे सीधे तबाही मचा देगा। प्लस इसका जो पल्सेस निकल रहे हैं वो लाइट ईयर्स की दूरी तक स्वाहा कर सकते हैं। मतलब इसका 1000 लाइट ईयर की दूरी पे है और इसका बीम धरती की तरफ से गया, धरती स्वाहा, स्वाहा खत्म, काम खत्म, बढ़िया बिस्तर बंद करो, पता नहीं चलेगा। कोई लाइट ऑलमोस्ट लाइट स्पीड पे इसके बीम्स चलते हैं, हम लोग को आगे पता स्वाहा कर देगा, पता नहीं चलेगा। प्लस ये चूंकि मैंने बताया था ये एक प्लैनेट के तौर पे बिहेव करता है, इसमें क्रस्ट होता है, तो इसमें भी मास इजेक्शन होता है जब क्रस्ट जो है स्पिन कर रहा है, इतना स्पिन कर रहा है। ग्रेविटी मतलब इसका ये आरपीएम इतना हाई है कि अगर ये और स्पीड से करे तो ग्रेविटी इसे नहीं रोक पाएगी, मतलब ये फेंका जाएगा हर तरफ। तो इसमें बहुत स्ट्रेस रहता है। मतलब अगर क्रस्ट पे अगर आप स्ट्रेस देखना चाहेंगे, पागल मतलब धरती के क्रस्ट में भी प्रेशर है और वो रिलीज होता है जब भी अर्थक्वेक आता है। वही है कि मतलब धरती का क्रस्ट पे प्रेशर है, बूम रिलीज हो गया, स्प्रिंग की तरह रिलीज करता है। तो ये इसमें भी वही है कि अंदर कोर है घूम रहा है, बाहर एक क्रस्ट है वो भी घूम रहा है, बीच में कभी अनबैलेंस हुआ तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं स्टार क्वेक। अब प्रॉब्लम यह है कि इसका मास इजेक्शन जो है, कोरोनल मास इजेक्शन, टेक्निकली एक तौर का स्टेलर विंड है, जैसे सोलर विंड्स होते हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि इसे हम लोग डिटेक्ट कर चुके हैं 50,000 लाइट ईयर से दूरी से। मतलब सोचिए 50,000 लाइट ईयर की दूरी पे कोई एक तारा था जिसमें क्वेक आया, वो हम लोग पता चल गया। यानी कि अगर ये अगल बगल में हुआ तो साफ कर देगा। ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज़ होता है न्यूट्रॉन स्टार, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि इसके इर्द गिर्द कुछ नहीं रह सकता है। इसका बीम अगर आपके ऊपर से गया तो गया आप, और अगर इसमें कोई आया तो मतलब एक तौर का शॉक वेव अगल बगल के कई हज़ार लाइट ईयर तक को सुहा कर सकता है। तो ये अलग लेवल का डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। अब बात करते हैं इनका अंत कैसे होता है। अब ये समझिए कि है ये एक मरा हुआ स्टार,
ईंधन खत्म हो चुका है। तो इसमें जो एनर्जी आई थी जो इसका सुपरनोवा से हुआ था वो खत्म तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कम कुछ मिलियन साल्स में खत्म हो ही जाएगा। तो ये धीरे धीरे कूल डाउन फेज में जाते हैं। अगर ये किसी और चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करते तो धीरे धीरे ये ठंडा होकर खत्म हो जाएगा। खत्म ऐसा नहीं डिसअपियर करेगा, खत्म हो जाएगा, मतलब कोल्ड बॉडी में बदल जाएगा। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे मिल्की वे में पूरा यूनिवर्स में जितना स्टडी कर रहे हैं जनरली सारे स्टार्स पेयर्स में होते हैं, यानी बाइनरी स्टार सिस्टम होते हैं। तो 2 न्यूट्रॉन स्टार हैं जो कि अभी आप रिसेंटली खूब न्यूज़ में आया था, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव हम लोग डिटेक्ट किए थे। 2 न्यूट्रॉन स्टार अगर भिड़ा ब्लैक होल बना। और फिर कभी मान लीजिए कि एक में न्यूट्रॉन स्टार है लेकिन दूसरा बगल में स्टार चल रहा है, तो न्यूट्रॉन स्टार धीरे धीरे उसका खाता रहेगा, खाना खाता रहेगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद ये कोलैप्स खुद ब खुद ब्लैक होल में कर जाएगा। इसको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार मतलब ऑलमोस्ट है कि वो ब्लैक होल बन जाए, ऑलमोस्ट कि भैया थोड़ा सा और मास दो तो हम ब्लैक होल बन जाए। तो ये जब भी बड़े स्टार्स को एब्जॉर्ब करता रहता है, कभी कभी पहले ही मतलब दूसरा स्टार का लाइफ पूरा बचा भी रहे तो ये मतलब अगर स्नैप कर गया पहले ही काम खत्म। तो कई सारे न्यूट्रॉन स्टार जनरली ब्लैक होल में बदल जाते हैं। और 2 न्यूट्रॉन स्टार मिलेंगे तो भी ब्लैक होल बनेगा। न्यूट्रॉन स्टार भले स्टेलर मास मिल गया तो भी ब्लैक होल बनेगा। न्यूट्रॉन स्टार प्लस कोई दूसरा एक्टिव स्टार, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, मतलब रेड डॉर्फ ही क्यों ना हो, तो भी ये ब्लैक होल में ही बदलेगा। तो इसका काफ़ी सारा चीज़ ब्लैक होल में बदल जाता है। और जो न्यूट्रॉन स्टार भिड़े वो तो अब हम लोग को इतना हाई इंटेंसिटी होता है कि ग्रेविटेशनल वेव धरती पर डिटेक्ट हो जा रहा है। तो समझ लीजिए कि ये अलग लेवल का चीज़ है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन न्यूट्रॉन स्टार के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, क्योंकि हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।